Hello, good evening, everyone. Can anyone tell me, am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Yes. Yes, sir. Yes, thank you very much. Okay. Okay, let's before starting with the today's session, let's quickly revise हमने last session में क्या क्या देखा था. Student, if you remember, last session हमने देखा था bitcoins. बरोबर ना. सबसे पहले हमने देखा था last session के अंदर what are different types of blockchain. If you remember, there are three types of blockchain. The first one is called as public. The second one is called as a private. I already said if I want to build a blockchain for my own organization, then I need to build it at private blockchain. Whereas the third one is called as a consortium, or which is also called as a hybrid blockchain. राइट. देन जैसे मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं, ब्लॉकचेन के मेन दो एराज है, मेन दो पार्टीशन है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बिटकॉइंस, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज इथेरियम. बिटकॉइन हमने स्टार्ट किया था, बिटकॉइन विच इज मेनली यूज्ड फॉर फंड ट्रांसफर, फॉर अमाउंट ट्रांसफर. तो अगर मुझे बैंकिंग करना है तो उसके लिए मैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन को यूज करता हूं. आपको तो पता है, अगर मुझे बिटकॉइन जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन है, अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, आई नीड टू क्रिएट माय ओन वॉलेट. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको वेबसाइट भी बताया था जिसका नाम था www.bitcoin.org. this particular website को यूज करके we can create our own wallet so that we will get our public key, which is obviously shareable, and a private key which is hide or which should be kept very highly secured. क्योंकि आपको मैंने बोला था, अगर आपका प्राइवेट की लॉस हो गया तो आप अपना पूरा बिटकॉइन का बैलेंस खो दोगे. देयर इज नो वे बाय विच वी कैन रिट्राइव अवर प्राइवेट की बैक. तो बिटकॉइन अकाउंट ओपन करने के बाद वी कैन परफॉर्म द ट्रांजैक्शन. मैंने आपको ट्रांजैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी बताया था. आपको तो पता, आपके पास वॉलेट में बिटकॉइंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ UTXO. आई होप यू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ UTXO. UTXO स्टैंड फॉर अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट. तो कहने से अगर मुझे किसी दूसरे पार्टी को कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, कोई अमाउंट या कोई फंड ट्रांसफर करना है, इन द फॉर्म ऑफ UTXO मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ. राइट ना. ये सब हमने देखा था. नॉर्मली अगर मुझे जितना ट्रांसफर करना है, अगर उससे ज्यादा मैंने UTXO भेजे, तो आप प्लीज याद करो, बचे हुए UTXO मुझे सेल्फ एड्रेस करने पड़ते हैं. जरा ये पॉइंट याद रखना, मुझे आज के सेशन में लगने वाला है. आप प्लीज याद करो, मैंने आपको बोला था अगर मैंने बचे हुए UTXO सेल्फ एड्रेस नहीं किए तो फिर वो बन जाता है ट्रांजैक्शन फी, और वो मेरे पर्टिकुलर माइनर को चला जाता है. राइट ना. इसके लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जब जब ट्रांजैक्शन करोगे, एक्स्ट्रा जो UTXO है उसको आप सेल्फ एड्रेस करो, अदरवाइज वो आपको नहीं मिलेंगे, वो ट्रांजैक्शन फी बन जाएंगे. हाँ. अच्छा, तो यूटेक्सो कैसे काम करता है वो सब मैंने आपको बताया था. देन फिर मैंने आपको नॉन्स का कंसेप्ट भी सिखाया था. आपको पता है ना, मैं हमेशा से फर्स्ट लेक्चर से आपको बोलता आ रहा हूँ कि मेरा पर्टिकुलर माइनर ब्लॉक को माइन करेगा, मतलब नया ब्लॉक ऐड करेगा, लेकिन वो ऐड करने के लिए उसको नॉन्स ढूंढना पड़ता है. बरोबर ना. वो नॉन्स को ढूंढेगा. नॉन्स को ढूंढने के लिए आपको तो पता है, मैंने आपको बोला था अलग अलग उसको ट्रायल एंड एरर और बूट स्ट्रैपिंग करना पड़ता है, जिसको यूज करके ही विल फाइंड द नॉन्स. नॉन्स को ब्लॉक हेडर में डाल के हेडर का हैश निकालेगा. आई होप यू रिमेंबर दैट इक्वेशन. एंड कैन आई से हेडर का हैश शुड बी लेस देन द डिफिकल्टी लेवल. तो जब तक उसको वो कंडीशन ना मिले वो ट्राई करता रहेगा. जिसको ये पहले कंडीशन मिल जाएगा, मतलब जिसको ये पहले मिल जाएगा नॉन्स, कैन आई से दैट विल बी कंसिडर्ड एज विनिंग माइनर, एंड वो मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकता है. ऑब्वियसली जब वो ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करेगा, वी ऑल नो ही विल गेट सम ब्लॉक रिवॉर्ड. एंड वो रिवॉर्ड सादा सूदा नहीं होता. अगर बिटकॉइन की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, वो अराउंड 50-55 लैक्स तक होता है. तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट. तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि वो नॉन्स कैलकुलेट करना प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है. दोस्तों, इतना हमने लास्ट सेशन में देखा था. बरोबर. तो चलिए फिर आज का सेशन चालू करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था, योर लास्ट सेशन एज वेल एज दिस सेशन वी आर डीलिंग विथ बिटकॉइन ओनली. तो आज हम लोग बिटकॉइन के, रादर ब्लॉकचेन के कुछ कंसेप्ट देखते हैं. सो फॉर दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू. Okay, I hope my screen is visible. Is my screen visible to you?
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. So now we can see we are starting with today's our fourth session, right? So we are starting with chapter number 4. Chapter number 4. It stands for consensus mechanism. Consensus mechanism, frankly speaking, dealing with again mining process only. यार अभी मेरे सारे स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं उनको पता है माइनिंग मतलब क्या. We all know mining is nothing but adding a new block in a blockchain is nothing but mining. और उसी माइनिंग में अपने को कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करने पड़ते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म, लेकिन जो ज्यादा फेमस है वो ये दो है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क, the second one is called as proof of stake. Then we are going to see the difference between proof of work and proof of stake, that is POW and POS. And a blockchain uses one concept called as a forking. तो आज हम लोग वो forking concept को भी देखेंगे. Let's start with proof of work. पहली बात तो प्रूफ ऑफ वर्क, ये जो मैकेनिज्म है वो आपका वेरी नोन बिटकॉइन यूजर करता है. तो बिटकॉइन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क. आपको कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, बस एक बार रिवीजन हो इसके लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ. आपको तो पता है, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में बोला था, जो भी मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट होते हैं वो अलग अलग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट है ना. हमने सेकंड सेशन में देखा था मेरे सारे ट्रांजैक्शन मेरे ट्रांजैक्शन पूल के अंदर जाके स्टोर होते हैं. ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन पूल के अंदर स्टोर करने से पहले उन सारे ट्रांजैक्शन का वैलिडिटी वगैरह चेक किया जाता है यूजिंग दैट डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कंसेप्ट. एक बार सारे वैलिड ट्रांजैक्शन मिलने के बाद वी ऑल नो उस ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बनाया जाता है, जिस ब्लॉक को अपने को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना है. अभी आपको पता है ब्लॉकचेन को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट माइनर्स. सो दीज आर डिफरेंट माइनर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग अ ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन. लेकिन आपको पता है सभी माइनर ब्लॉक को ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ एक माइनर ब्लॉक को ऐड कर सकता है. एंड ये कंपटीशन होने के लिए उनको ढूंढना पड़ता है नॉन्स. पता है ना नॉन्स कैसे ढूंढते हैं? नॉन्स इज अ आर्बिट्री नंबर. तो नॉन्स को मुझे हर बार मेरे ब्लॉक के हेडर के अंदर डालना पड़ता है, मेरे हेडर का हैश निकालना पड़ता है. आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. एंड कैन आई से जो भी हेडर का हैश रहेगा इट शुड बी लेस देन द डिफिकल्टी लेवल. तो कैन आई से ये पर्टिकुलर कंडीशन जब तक ना मिले तब तक मेरे पर्टिकुलर माइनर्स अलग अलग नॉन्स ट्राई करते रहेंगे. एक समय ऑब्वियसली आएगा जब मेरे फास्टेस्ट माइनर को, फॉर एग्जांपल दिस इज माय फास्टेस्ट माइनर इफ यू एबल टू सी, एक समय ऐसा आएगा जब मेरे वन ऑफ द माइनर को, लेट्स से उसको हम लोग फास्टेस्ट माइनर बोलते हैं, मेरे फास्टेस्ट माइनर को वो नॉन्स मिल जाएगा. हाँ मुझे नॉन्स मिला, जिस नॉन्स को जब मैं हेडर के अंदर डालूंगा हेडर का हैश इज लेस देन डिफिकल्टी लेवल. तो जैसे ही मुझे नॉन्स मिलेगा मेरा जो फास्टेस्ट माइनर है वो उस नॉन्स को सारे पर्टिकुलर माइनर्स को ब्रॉडकास्ट करेगा. मतलब मैं नॉन्स को ना सारे माइनर्स को पास करूंगा, ये लो मुझे नॉन्स मिल गया, ये लो आप नॉन्स. बाकी माइनर्स का काम होता है उस पर्टिकुलर नॉन्स को वैलिडेट करना, वेरीफाई करना. नॉन्स निकालने के लिए, नॉन्स फाइंड करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसोर्सेस लगते हैं, लेकिन नॉन्स वेरीफाई करना प्रोसेस इज इजी. क्या करना पड़ेगा? बाकी सारे माइनर्स को भी वो नॉन्स लेना पड़ेगा, हेडर के अंदर डालना पड़ेगा, हेडर का हैश निकालना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा. डिफिकल्टी लेवल से कम है मतलब कहने से वो नॉन्स प्रॉपर है. तो मैं क्या बोल रहा था, जो मेरा फास्टेस्ट माइनर है वो अपना नॉन्स बाकी सारे माइनर्स को देगा. बाकी सारे माइनर्स जो है वो उस पर्टिकुलर नॉन्स को चेक करेंगे कि नॉन्स राइट है कि नहीं. मेरे पर्टिकुलर फास्टेस्ट माइनर को, मेरे पर्टिकुलर विनिंग माइनर को सारे माइनर से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है. प्रूफ ऑफ वर्क बोलता है कि अगर इसने नॉन सबको भेज दिए, मतलब उसने अपने काम का प्रूफ भेज दिया, he should get at least more than 50% minors approval. I repeat, I want to say he don't require the approval. Approval को इधर proper word है consensus. He don't require consensus from all the minors. No. At least मेरे नेटवर्क के अंदर जो more than 50% माइनर ने भी अगर मुझे अप्रूवल दे दिया, मुझे कंसेंसस दे दिया, इट सीम्स कि जो मैंने नॉन्स भेजा वो परफेक्ट नॉन्स है, वो करेक्ट नॉन्स है.
समझा? कहना यही चाहता हूं कि उसको सारे माइनर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसको बस मोर देन 50% माइनर ने भी अप्रूवल दे दिया, इसका मतलब है उसका नॉन्स राइट है. As soon as he get more than 50% minor approval, more than 50% minors consensus, it seems कि उसका नॉन्स राइट है. वो नॉन्स को मेरे ब्लॉक के अंदर डालेगा और उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एज यू कैन सी मेरे पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करेगा. इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क. आई होप इसको प्रूफ ऑफ वर्क क्यों बोलते हैं वो आपको पता चला, क्योंकि मेरे माइनर को या विनिंग माइनर को नॉन्स मिलने के बाद वो डायरेक्ट ब्लॉक को ऐड नहीं करता, उसको बाकी सारे माइनर से कंसेंसस चाहिए होता है, उसको अपने वर्क का प्रूफ चाहिए होता है. दैट्स व्हाई दिस कंसेंसस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क. Obviously, proof of work is a good consensus mechanism, rather the most famous consensus mechanism जो बिटकॉइन अभी भी यूज करता है. उसका एडवांटेज बोलूं तो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म या ये जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो हमेशा मेरे माइनर्स को मोटिवेट करता रहेगा नए ब्लॉक को ऐड करने के लिए, क्योंकि जब माइनर नए ब्लॉक को ऐड करता है आप सब जानते हो मेरे पर्टिकुलर माइनर को मिलता है रिवॉर्ड फ्रॉम नेटवर्क. नेटवर्क इसको रिवॉर्ड देता है. जो पर्टिकुलर रिवॉर्ड आपको तो पता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, अराउंड 50-55 lakhs तक होता है, वो भी आज के घड़ी में, विच इज क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट. इसके लिए माइनर्स आर ऑलवेज एक्साइटेड, ऑलवेज मोटिवेटेड टू ऐड अ ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन. Yeah, I was saying कि the protocol is good, the consensus mechanism is good, but obviously there are few problems, there are few disadvantages of this particular mechanism. Yeah, there are certain disadvantages of proof of work. So let's see. मेरे हिसाब से मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस निकाले हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं प्रूफ ऑफ वर्क के ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है. प्रूफ ऑफ वर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको हर टेक्स्ट बुक में, हर वेबसाइट में, हर पेपर में दिखेगा, that proof of work is require more energy and resources. Exactly, it has more energy and resource consumption. क्योंकि ये जो माइनर्स होते हैं ना उनको रिवॉर्ड मिलने का इतना मोटिवेशन होता है कि वो एकदम हाई कैपेसिटी वाले सिस्टम यूज करते हैं, हाई कैपेसिटी वाले सर्वर्स यूज करते हैं, जिनका सीपीयू कैपेसिटी, जिनका प्रोसेसिंग स्पीड, जिनका जीपीयू कैपेसिटी बहुत हाई होता है. इवन मैंने आपको एक बार बोला भी था, आप जस्ट एक बार कभी टाइम मिलने पर ना गूगल पे माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग टाइप करो, आपको दिखेगा दे रिक्वायर, वो पूरा एक सेंटर बनाते हैं, माइनिंग सेंटर, उस पर्टिकुलर नॉन्स वैल्यू को ढूंढने के लिए. तो इट रिक्वायर्स वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर. अभी मुझे बताओ इसका मेन पर्पस क्या है? सिर्फ ब्लॉक को ऐड करना. तो जस्ट एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए, ऐसे भी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है, जस्ट एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए आई एग्री उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, बट मेन ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तो होता ही नहीं ना. एक बार ब्लॉक को ऐड करने के बाद वो सारा वेस्ट हो जाता है. तो जस्ट ब्लॉक को ऐड करने के लिए जो माइनर्स है वो जीते, इसके लिए वो बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारे रिसोर्सेस, प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम करते हैं, which is one of the disadvantage of, or rather one of the major disadvantage of proof of work. The second disadvantage is mining pool leads to centralization. Obviously यार हर सिस्टम में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं. अभी मैं आपको बिटकॉइन की स्टोरी बताता हूँ. आपको पता है मैंने अभी अभी आपको बोला कि बिटकॉइंस के अंदर जो भी माइनर्स होते हैं, जो माइनर जीतेगा उसको रिवॉर्ड मिलता है, बरोबर ना? तो बिटकॉइन के अंदर आजकल के माइनर्स क्या कर रहे हैं पता है क्या? रादर जो जायंट माइनर्स है, जो बड़े बड़े माइनर्स है, वो क्या कर रहे हैं पता है क्या? बहुत सारे माइनर्स एक साथ आके अपना माइनिंग पूल बनाते हैं. मतलब ये जो माइनर्स है वो साथ में काम करेंगे. माइनर्स का काम क्या होता है फ्रेंड्स? नॉन्स ढूंढना. तो एक माइनर सारे नॉन्स को चेक करने से अच्छा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज 0 to 300 ये नॉन्स मैं चेक करूंगा, मे बी 300 to 600 ये नॉन्स तू चेक करेगा, 600 to 900 ये नॉन्स तू चेक करेगा.
अभी कहने से अगर उन्होंने पूल नहीं बनाया तो हर माइनर को मे बी 1000 या 900 नॉन्स चेक करने पड़ेंगे, लेकिन वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं, नॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो दैट कहने से जैसे ही किसी पर्टिकुलर माइनर को अप्रोप्रिएट नॉन्स मिल जाएगा, यस मुझे नॉन्स मिला, जैसे ही पर्टिकुलर नॉन माइनर को अप्रोप्रिएट नॉन्स मिल जाएगा, वो कहने से वो नॉन्स भेजेगा, अप्रूवल लेगा, ब्लॉक को ऐड करेगा, और जो रिवॉर्ड मिलेगा उस रिवॉर्ड को बाकी दोनों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि सारे फ्रेंडशिप में काम कर रहे हैं ना, सारे पूल में काम कर रहे थे, तो वो जो अपने पूल में थे सारे माइनर्स के साथ उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड को शेयर करेगा। कहने से इससे आपको भी अंदाजा आ गया रहेगा, बेचारे जो इंडिविजुअल माइनर्स हैं उनको फिर चांस बहुत कम मिलता रहेगा मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड करने के लिए, तो इन बेचारों को कभी रिवॉर्ड मिलता ही नहीं, हमेशा जो पूल में होते हैं वही रिवॉर्ड लेके जाते हैं। इसके लिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता ही नहीं, ये सिस्टम विल लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन। एक पूल ही हमेशा सारे रिवॉर्ड लेके जाता है, जो अकेला रहता है वो बेचारा ऐसा ही रह जाता है। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द नेक्स्ट प्रॉब्लम which I observed in case of Bitcoin, in case of proof of work, is nothing but the scalability. यार स्केलेबिलिटी का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है स्पीड, बाद में रैपिड फायर राउंड में मैं पूछूंगा। अभी आपको तो पता है बिटकॉइन का मेन काम है फंड ट्रांसफर करना, अमाउंट ट्रांसफर करना, बैंकिंग करना क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन नॉर्मली फंड ट्रांसफर करने के लिए, अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए कहने से हम लोग तो कार्ड यूज करते हैं, हम लोग पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, लाइक वीजा, मास्टर कार्ड। जब मैं वीजा एग्जांपल लेता हूं, जब मैं वीजा या मास्टर कार्ड को मेरे बिटकॉइन के साथ कंपेयर करता हूं, जब मैं वीजा का ट्रांजैक्शन स्पीड देखता हूं ना, तो आप खुद भी गूगल कर सकते हो, वीजा जो है, वीजा लो या मास्टर कार्ड लो व्हाटएवर, वीजा जो है वो एक सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शन करता है, मतलब उसका स्पीड है 1700 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो पर सेकंड 1700 ट्रांजैक्शन कर सकता है। वेराज बिटकॉइन की मैं आज भी बात करूं तो बिटकॉइन का स्पीड है, बिटकॉइन कैन ओनली परफॉर्म अराउंड 8 to 12 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो बिटकॉइन अभी भी स्लो है। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, ऑब्वियसली आने वाले कुछ सालों में इसका सॉल्यूशन श्योरली निकाला जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी ऐसे ही कुछ छूटता नहीं है। इसका स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ नए एप्लीकेशन इन्वॉल्व किए जाएंगे जिससे बिटकॉइन का स्पीड बढ़ेगा। इवन मैं भी अपना जो रिसर्च कर रहा हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर, मैं इसी फैक्टर के ऊपर कर रहा हूँ कि मैं हम लोग ब्लॉकचेन का स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा इशू है स्केलेबिलिटी, बाकी सब अप टू द मार्क है, बस स्पीड उसका कम है। इसके लिए लोगों ने अभी तक ब्लॉकचेन को इतना वास्ट एप्लीकेशन में यूज करना चालू नहीं किया, लेकिन हाँ वो आने वाले कुछ महीनों में वो ऑब्वियसली इशू सॉल्व होगा एंड पीपल विल स्टार्ट यूजिंग ब्लॉकचेन एक्सटेंसिवली। तो यस, दैट इज वन ऑफ द इशू ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, दैट इज वन ऑफ द इशू ऑफ बिटकॉइन। द नेक्स्ट इशू इज नथिंग बट 51% अटैक। अभी ये भी कुछ कुछ जगह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रूफ ऑफ वर्क, सेम वही एग्जाम्पल देता हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क में मैंने क्या बोला, जो भी माइनर्स होते हैं, कहने से एक पर्टिकुलर माइनर मेरे नॉन्स को ढूंढता है एंड बाकी सारे माइनर्स को वो नॉन्स भेजता है, उसको मोर देन 50% माइनर से कंसेंसस चाहिए, मोर देन 50% माइनर से अप्रूवल चाहिए। लेकिन कहने से दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ये जो माइनर है जिसने नॉन्स निकाला, वो पहले से ही मोर देन 50% माइनर को सेट करके रखेगा। सेट करके रखेगा मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सबको समझा ना। चलो बोलते हैं कि सपोज ये जो मोर देन 50% माइनर्स है वो उसके फ्रेंड्स हैं, दोनों में ऑलरेडी समझौता हो चुका है। अभी कहने से इस पर्टिकुलर माइनर ने ऑलरेडी 50% माइनर्स को ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो कहने से ये जो माइनर्स है वो उस नॉन्स को चेक भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्रूवल देंगे। सेट करके रखा है ना मैंने इसको, मे बी ब्राइब दिया है, कुछ भी किया है। तो कहने से इस केस में विदाउट चेकिंग द नॉन्स कैपेबिलिटी, वो माइनर्स मेरे पर्टिकुलर विनिंग माइनर को अप्रूवल देंगे एंड वो पर्टिकुलर विनिंग माइनर मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर देगा। ऑब्वियसली इस केस में फ्रॉड होने का चांस बहुत ज्यादा है,
फाइन. सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज 51% अटैक. अगर नेटवर्क के 51% मतलब सिंपली लैंग्वेज में बोलो तो मोर देन 50%, इसके लिए इसको 51% बोला जाता है. अगर नेटवर्क के 51% मतलब मोर देन 50% माइनर अगर तुमने सेट कर दिए तो तुम किसी भी नॉन्स का अप्रूवल ले सकते हो और अपने ब्लॉक को ऐड करके ब्लॉक रिवॉर्ड ले सकते हो. बिटकॉइन के अंदर ये क्वाइट इम्पॉसिबल है क्योंकि बिटकॉइन के अंदर करंटली भी मिलियंस ऑफ माइनर्स है और इतने सारे माइनर्स को सेट करना इज नॉट फिजिबल, बट स्टिल दैट इज द पॉसिबिलिटी. इसके लिए मैंने डिसएडवांटेज रखा. दैट डिसएडवांटेज इज कॉल्ड एज 51% अटैक. तो चलो प्रूफ ऑफ वर्क के मैंने डिसएडवांटेजेस तुम्हारे सामने रखे. व्हाट इज नेक्स्ट? तो सर अगर प्रूफ ऑफ वर्क के ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग अपने ब्लॉकचेन में क्या यूज करेंगे? जब 2015 में इथेरियम बनाया गया, इथेरियम जैसे मैं हमेशा बोलता हूं सेकंड ब्लॉकचेन जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले, जब 2015 में विटालिक बुटेरिन ने जब इथेरियम करके ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया, तब इथेरियम में भी उन्होंने स्टार्ट किया था प्रूफ ऑफ वर्क से, जो हमने अभी भी देखा. तो जो बिटकॉइन के अंदर है वही इथेरियम के अंदर भी स्टार्टिंग में था, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि प्रूफ ऑफ वर्क की ये सारे प्रॉब्लम्स है. तो इथेरियम ने कुछ समय बाद अपना कंसेंसस एल्गोरिदम चेंज किया. इथेरियम ने एक नया कंसेंसस एल्गोरिदम यूज किया, जिस पर्टिकुलर कंसेंसस एल्गोरिदम को हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक. अभी मेरा 2020 चल रहा है, राइट ना? प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कंसेंसस एल्गोरिदम है, जैसे पीबीएफटी है, दैट इज प्रैक्टिकल बाइजेंटियन फॉल्ट टॉलरेंस. दैट इज बाद में प्रूफ ऑफ कैपेसिटी है, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम है, प्रूफ ऑफ स्टोरेज है, बहुत सारे हैं. हर एक का अलग अलग रूल्स है, हर एक का अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन फेमस ये दोनों ही है, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक. प्रूफ ऑफ वर्क क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन यूज करता है, एंड प्रूफ ऑफ स्टेक क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक अभी इथेरियम यूज करता है, एंड दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लॉकचेन. तो चलिए अभी प्रूफ ऑफ स्टेक की कहानी देखते हैं क्या है. प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क से थोड़ा सा अलग है, मतलब ये भी कंसेंसस एल्गोरिदम ही है. आपको तो पता है कंसेंसस माइनिंग एल्गोरिदम मतलब इन एल्गोरिदम को यूज करके हम लोग अपने ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों मैं आपको अभी बता दूं प्रूफ ऑफ स्टेक अपना काम कैसे करता है. पहली बात तो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ना थोड़े से नॉमेनक्लेचर अलग है. प्रूफ ऑफ वर्क में या नॉर्मल बिटकॉइन में हम लोग जिसको माइनर बोलते थे, प्रूफ ऑफ स्टेक में हम लोग उसको बोलते हैं वैलिडेटर. तो यार अगर मेरे मुझसे भी कभी गलती से वैलिडेटर आया तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ. वैलिडेटर मतलब माइनर, माइनर मतलब वैलिडेटर. प्लस प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर हम लोग माइनिंग प्रोसेस को, माइनिंग मतलब पता है ना सबको, नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना, हम लोग माइनिंग प्रोसेस को फोर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं, FORGING. तो इधर फोर्जिंग का मतलब होता है माइनिंग. फाइन. तो यार ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक में यूज किए जाते हैं. प्रूफ ऑफ स्टेक ये दो प्रिंसिपल के थ्रू काम करता है, रैंडमाइज ब्लॉक सिलेक्शन एंड कॉइन एज सिलेक्शन. रैंडमाइज ब्लॉक सिलेक्शन मतलब क्या? प्रूफ ऑफ स्टेक में जो भी आपके वैलिडेटर्स होते हैं, ओए पता है ना वैलिडेटर मतलब माइनर, जो भी आपके वैलिडेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे नेटवर्क के अंदर 4 वैलिडेटर्स है, 4 माइनर्स है, ABCD. पहली बात तो उनको नया ब्लॉक ऐड करने के लिए उनके पास पहले से कुछ कॉइन्स होने चाहिए. कॉइन्स मतलब मैं क्रिप्टो कॉइन्स की बात कर रहा हूं. तो अगर वो मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड करना चाहते हैं, उनके पास कोई हाई एंड प्रोसेसर, हाई CPU कैपेसिटी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, उनके पास होने चाहिए कॉइन्स. क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिमाग में आना चाहिए, सर इनको कॉइन्स कहां से मिलेंगे? एक सॉल्यूशन ये है कि जब आप कोई भी ब्लॉकचेन स्टार्ट करोगे ना, आप उनको सेम अमाउंट ऑफ कॉइन्स पहले से देके रखो. जैसे हम लोग पत्ते खेलते समय कैसे कुछ कॉइन्स देके रखते हैं सारे पार्टीज को, वैसे सारे पर्टिकुलर वैलिडेटर्स को, सारे माइनर्स को मैं पहले से ही कुछ प्री रिक्विजिट कॉइन्स देके रखूंगा. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है जो ज्यादा यूज होता है, नॉर्मली कोई भी स्टार्टिंग में प्रूफ ऑफ स्टेक यूज नहीं करता, सब लोग स्टार्टिंग में प्रूफ ऑफ वर्क यूज करते हैं.
एंड आपको तो पता है प्रूफ ऑफ वर्क में जो भी मेरे माइनर्स है वो पैसा कमाते हैं, मतलब उनके पास कॉइन्स होते हैं एंड बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट होता है। तो मेरे माइनर्स के पास, मेरे वैलिडेटर्स के पास ऑलरेडी पैसा होता है, ऑलरेडी कॉइन्स होते हैं। अभी जब कोई पर्टिकुलर ब्लॉक मेरे एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करने की बारी आएगी, हर वैलिडेटर को, मतलब हर माइनर को अपना स्टेक देना पड़ेगा। स्टेक, स्टेक को ना सिंपल लैंग्वेज में मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलता हूं। नॉर्मल आपको पता है जब हम लोग कोई घर भाड़े से लेते हैं या कोई अगर शॉप मुझे रेंट से लेना है तो मुझे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ओनर को। इधर भी सेम फंडा है। हर वैलिडेटर, हर माइनर कुछ स्टेक देगा, मतलब कुछ कॉइन स्टेक में रखेगा। फॉर एग्जांपल ए ने सपोज 500 कॉइन स्टेक में रखे, बी ने 200 कॉइन स्टेक में रखे, सी ने सपोज 300 कॉइन स्टेक में रखे एंड डी ने सपोज 700 कॉइन स्टेक में रखे। तो हर वैलिडेटर को कुछ कॉइन स्टेक में रखने पड़ेंगे। जो वैलिडेटर सबसे ज्यादा कॉइन स्टेक करेगा, मतलब सबसे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट देगा, वो पर्टिकुलर वैलिडेटर, वो पर्टिकुलर माइनर मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकता है। एक पॉइंट, सर हम लोग को पता है प्रूफ ऑफ वर्क में जब मैं ब्लॉक को ऐड करता हूं, नेटवर्क अपने को माइनिंग रिवॉर्ड देता है जो काफी भारी भक्कम रकम होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में यू वोंट गेट दैट मच अमाउंट। प्रूफ ऑफ स्टेक में ना नेटवर्क सामने से आपको कुछ नहीं देता या नेटवर्क खुद से आपको कुछ नहीं देता। प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर का ट्रांजैक्शन फीस मिलेगा। स्टूडेंट याद करो, आज जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था ट्रांजैक्शन फी मतलब क्या। याद है हमने लास्ट सेशन में बोला था अगर मैंने किसी एक पार्टी को UTXO दिए और बचे वो UTXO अगर मैंने सेल्फ एड्रेस नहीं किए तो वो बन जाता है ट्रांजैक्शन फी। एग्जैक्टली तो वो जो ट्रांजैक्शन फी, हर ट्रांजैक्शन का सपोज कुछ बचता है ना, वही ट्रांजैक्शन फी एज अ रिवॉर्ड मिलेगा मेरे पर्टिकुलर वैलिडेटर को जिसने मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड किया। सुना, समझा? मतलब इधर नेटवर्क आपको कुछ पैसा नहीं देता, इधर जो ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन फी होता है ना, जो सेल्फ एड्रेस से नहीं किया जाता, वो ट्रांजैक्शन फी मेरे पर्टिकुलर वैलिडेटर को मिलेगा एज अ रिवॉर्ड, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। फाइन, दैट इज द कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट, अगर सपोज मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, गलत ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में जब वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को जिसने फॉर्ज किया था, मतलब जिसने ऐड किया था, उस पर्टिकुलर वैलिडेटर का स्टेक डिडक्ट किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल डी ने 700 स्टेक रखे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड किया था, लेकिन इवेंचुअली जब नेटवर्क को पता चला कि इसके अंदर फ्रॉडुलेंस ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, तो इसने जो 700 स्टेक लगाया था वो 700 मेरे पर्टिकुलर डी से डिडक्ट किया जाता है, मतलब 700 उससे चला जाता है। इसके लिए इसको वैलिडेटर बोलते हैं। इस वैलिडेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तू चेक भी कर सारे ट्रांजैक्शन राइट है क्या, एंड बाद में उसको फॉर्ज कर, बाद में उसको ऐड कर। अदरवाइज अगर कुछ भी झोलझाल हुआ ब्लॉक के अंदर तो उसके सारे के सारे स्टेक, सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त किया जाता है। फाइन, दैट इज कॉल्ड एज रैंडमाइज्ड ब्लॉक सिलेक्शन। अभी आई नो अगर आपने मेरी बात बहुत अच्छे से समझी है तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर अगर ये प्रूफ ऑफ स्टेक मैंने यूज किया तो प्रूफ ऑफ स्टेक में जिस पर्टिकुलर वैलिडेटर के पास, जिस पर्टिकुलर माइनर के पास ज्यादा स्टेक होगा, क्या से वही हमेशा माइन करता रहेगा, वही हमेशा फॉर्ज करता रहेगा, वही हमेशा ब्लॉक को ऐड करता रहेगा? तो बेचारे ये लोग गरीब जनता, क्या इनके पास पैसे नहीं है तो ये क्या इनको कभी चांस ही नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। रैंडमाइज्ड ब्लॉक सिलेक्शन के साथ साथ प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन एज सिलेक्शन भी देखता है। कॉइन एज मतलब क्या? इसका फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन कॉइन एज सिलेक्शन वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आपका सिर्फ स्टेक ही नहीं देखा जाता,
ये भी देखा जाता है, लिसन बी वेरी केयरफुल या, आपका सिर्फ स्टेक नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि आपने कितने पीरियड तक, कितने टाइम तक उस स्टेक को अनयूज्ड रखा। इसका मतलब समझा? जो मेरे स्टेक को, जो मेरे कॉइन्स को बार बार यूज कर रहा है, उसको फॉर्जिंग का चांस नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अनटच्ड रखा है, बार बार यूज नहीं किया, उसको फॉर्जिंग का, उसको ब्लॉक को ऐड करने का चांस मिलेगा। तो सिर्फ स्टेक या ज्यादा कॉइन्स होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उन कॉइन्स को आप कितने लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉइन एज सिलेक्शन। आई होप नाम अगर अच्छे से पढ़ो तो आपको इनका मतलब पता चलता है। तो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अभी किसको प्रायोरिटी ज्यादा देने का, स्टेक को प्रॉपर्टी प्रायोरिटी ज्यादा देने का या एज को प्रॉपर्टी ज्यादा देने का, ये नेटवर्क डिसाइड करेगा। लेकिन बेसिकली इन दो प्रॉपर्टी को यूज करके जब मैं एग्जाम लूंगा ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, इन दो प्रॉपर्टी को यूज करके अपना प्रूफ ऑफ स्टेक अपना काम करता है, एंड इसको यूज करके हम लोग ब्लॉकचेन के अंदर नया ब्लॉक फोर्ज कर सकते हैं, मतलब नया ब्लॉक माइन कर सकते हैं, मतलब नया ब्लॉक ऐड कर सकते हैं बाय द वैलिडेटर। फाइन। तो चलिए दोस्तों, आपको प्रूफ ऑफ वर्क तो पहले से ही पता था, अभी आपको प्रूफ ऑफ स्टेक अपना काम कैसे करता है माइनिंग का, वो भी पता चला। तो अगर प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों क्लियर है, तो हम लोग दोनों में डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आई गेस सारे पॉइंट मैंने नेट से निकाले जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद भी पढ़ के उनका मतलब समझ सकते हो। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर लिखा है, पार्टिसिपेटिंग नोड्स आर कॉल्ड एज अ माइनर्स। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर लिखा जाता है, पार्टिसिपेटिंग नोड्स आर कॉल्ड एज वैलिडेटर्स और फोर्जर्स। नेक्स्ट पॉइंट, माइनिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन कंप्यूटेशनल पावर। बरोबर ना? प्रूफ ऑफ वर्क में जिसका कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा रहेगा वो जल्दी जल्दी माइन कर पाएगा। वेरेज, हाँ, इसको माइनिंग को, इसको वैलिडेटिंग बोलते हैं ना। वैलिडेटिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेक इन द नेटवर्क। स्टेक मतलब आपको पता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो ज्यादा डिपॉजिट देगा वो वैलिडेशन कर सकता है, मतलब वो माइन कर सकता है। नेक्स्ट, माइनिंग प्रोड्यूसेस न्यू कॉइन्स। यस, क्योंकि जब माइनिंग होता है, कहने से नेटवर्क मुझे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ कॉइन देता है, तो नए कॉइन्स बनते हैं माइनिंग प्रोसेस में। इधर लिखा जाता है नो न्यू कॉइन्स आर फॉर्म्ड, इधर नेटवर्क आपको सामने से कुछ नहीं देगा। माइनर रिसीव्स ब्लॉक रिवॉर्ड, whereas validators receive transaction fees. You remember ना, ट्रांजैक्शन फी, अगर मैंने सेल्फ एड्रेस नहीं किया तो जो बच जाता है वो एज अ ट्रांजैक्शन फी करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आई गेस आप सब लोग मेरे से एग्री करोगे, वी ऑलरेडी सीन दैट प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर मैसिव एनर्जी कंजम्पशन होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर वेरी लो और मॉडरेट एनर्जी कंजम्पशन होता है। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आपको पता है इट इज सिग्निफिकेंटली प्रोन टू 51% अटैक। 51% अटैक पता है ना, अगर मैं मोर देन 50% माइनर को सेट कर दूं तो ये 50% अटैक आ सकता है। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर 51% अटैक नहीं आता, क्योंकि 51% अटैक आने के लिए इधर नेटवर्क का मोर देन 51% स्टेक होना चाहिए, मतलब मेरे पास मोर देन 50% डिपॉजिट होना चाहिए, तब जाके मैं अटैक करने का सोच सकता हूँ, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। फाइन, सो दैट इज द, आई गेस किसी का माइक ऑन है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, yes, yes. So student, that is the difference between proof of work and proof of stake. Fine. So these are the two most commonly used consensus algorithm that every blockchain uses. ऑब्वियसली हर ब्लॉकचेन को डिसाइड करना पड़ेगा उसे कौन सा कंसेंसस एल्गोरिथम यूज करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेंट, वी कैन यूज एनी कंसेंसस एल्गोरिथम। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये तो दो ऐसे हैं जो फेमस है, जो काफी ज्यादा यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टू, तीन चार और भी है, पीबीएफटी है, प्रूफ ऑफ कैपेसिटी है, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम है, प्रूफ ऑफ स्टोरेज है। हम लोग कोई भी माइनिंग एल्गोरिथम को, कोई भी कंसेंसस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। एक ओवरऑल एप्लीकेशन बोलूं कंसेंसस एल्गोरिथम का, तो ओवरऑल एप्लीकेशन यही है
कि एक वैलिड ब्लॉक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होना चाहिए, क्योंकि हम सब पहले से जानते हैं एक बार मैंने ब्लॉक ऐड कर दिया तो वो ट्रांजैक्शन फ्रीज हो जाते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वी कांट चेंज। इसके लिए वैलिड ट्रांजैक्शन ही फ्रीज होने चाहिए, एंड यही काम करते हैं मेरे कंसेंसस एल्गोरिदम। एज आई टोल्ड यू, अपार्ट फ्रॉम कंसेंसस एल्गोरिदम, मुझे आज आपको एक और टॉपिक सिखाना है जिसका नाम है फोर्किंग। फॉर्किंग। नाउ व्हाट इज फॉर्किंग? थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, जरा प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। फॉर्किंग मतलब क्या, पहले वो समझ लेते। आपको तो पता है यार, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम जाता है, अलग अलग अपडेशन आते हैं, सॉफ्टवेयर नए नए आते हैं, नए सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपडेशन आते हैं, नए पैचेस आते हैं, नए नए प्रोटोकॉल्स आते हैं, जिनको हम सब चाहते हैं कि अपना सिस्टम यूज करे। राइट ना, हम लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में भी तो कितनी बार हम लोग अपने एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, सो दैट जो नई चीज आई उसको हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज कर सके। सेम इधर भी है। सेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में जैसे कुछ भी सॉफ्टवेयर अपडेशन आएगा, मुझे सॉफ्टवेयर अपडेशन सिर्फ सर्वर के अंदर करना पड़ता है। उधर तो सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ही सर्वर होता है ना, तो सर्वर के अंदर अगर मैंने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया, क्या ना, वो ऑटोमेटिकली बाकी सब जगह रेप्लिकेट या बाकी सब जगह पर्कुलेट हो जाएगा। प्रॉब्लम इधर है, इधर तो मेरे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं, प्लस आपको तो पता है ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यार अगर मुझे कुछ अपडेशन करना है, अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है फॉर बेटरमेंट, तो वो चेंज मैं कैसे करूंगा? क्योंकि इधर तो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर तो सारे ओनर्स है, सो हाउ विल वी परफॉर्म द चेंज? वी कैन, and that concept is called as a forking. So forking is a mechanism through which we can implement few changes in a blockchain. Exactly, यही forking का definition होना चाहिए। It is a mechanism through which we can perform some changes in a blockchain. हालांकि ये forking की आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के दो टाइप्स है। The first one is called as hard fork and the second one is called as soft fork. अभी देखते हैं, पहली बात तो हार्ड फोर्क मतलब क्या। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे मुझे लगता है मुझे आपको एक्सप्लेन करना ज्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल, ये स्टार्टिंग के आप दो ब्लॉक देख रहे हो, इसको एंटीसिपेट करने की कोशिश मत करो, सिर्फ मेरी बात सुनो। स्टार्टिंग के दो ब्लॉक आपको दिख रहे हो जो एक नॉर्मल ब्लॉकचेन फॉलो कर रहे हैं। सपोज इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद अभी नेटवर्क को लगा कि नहीं बाबा, कुछ तो अपडेशन करना चाहिए। चलो मैं आपको ना दूर दूर की क्यों बात करूं, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। फ्रेंड्स, ईयर 2017 में, 2017 में, मतलब जस्ट 3 साल पहले, मेरे बिटकॉइन के अंदर एक फॉर्क आया। बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है ना, उसके अंदर एक फॉर्क आया। फॉर्क मतलब डाइवर्जन बने। एक को हम लोग बोलते हैं बीटीसी, मतलब स्टार्टिंग से बीटीसी ही था, तो एक को बोलते हैं बीटीसी, एंड जो नया अपडेशन आया उसको हम लोग बोलते हैं बीसीएच। BCH stand for Bitcoin Cash. BCH was the updation. BCH का कहना क्या था पता है क्या? नॉर्मली बिटकॉइन की बात करूं तो हर ब्लॉक का साइज मैक्सिमम 1 MB होता है। तो हर बिटकॉइन के ब्लॉक का साइज होता है 1 MB। इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद बिटकॉइन ने क्या सोचा कि यार मैं एनीवे स्केलेबिलिटी इशू फेस कर रहा हूं। स्केलेबिलिटी याद है आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, स्केलेबिलिटी मतलब ट्रांजैक्शन बहुत स्लो होता है बिटकॉइन के अंदर। उन्होंने सोचा कि ट्रांजैक्शन इसके लिए स्लो हो रहा है क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर मैं सिर्फ 1 MB ट्रांजैक्शन स्टोर कर पा रहा हूं। व्हाट इफ अगर मैंने मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक का साइज बढ़ा दिया, कैपेसिटी बढ़ा दिया? कहने से अगर मैंने मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक का कैपेसिटी बढ़ा दिया, मैंने मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक का साइज बढ़ा दिया, तो एक ब्लॉक के अंदर मैं ज्यादा ट्रांजैक्शन स्टोर कर सकता हूं, ज्यादा ट्रांजैक्शन फ्रीज कर सकता हूं, मेरा टाइम का जो इश्यू है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। ये अपडेशन को हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन कैश। ये अपडेशन आया, ऑब्वियसली जब अपडेशन इंट्रोड्यूस किया गया, अभी बिटकॉइन के अंदर तो बहुत सारे नोड्स होते हैं, कुछ नोड्स ने उस पर्टिकुलर अपडेशन को अपोज किया। नहीं नहीं नहीं, अपना जैसा पहले चल रहा था वैसे चलने दो, हर ब्लॉक का साइज 1 MB चलने दो। वेरएज कुछ ऐसे भी नोड्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अपडेशन है उसको अपडेट करो, ब्लॉक का साइज बढ़ाएंगे अभी हम लोग, सो दैट जो मेरा स्केलेबिलिटी इशू आ रहा था वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली दो ग्रुप पड़े, और इधर तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं ना जिसको कंट्रोल रहे, तो दो ग्रुप बने। कुछ नोड्स ने बोला कि नहीं, जैसा पहला चल रहा है वैसे चलने का। कुछ नोड बोला नहीं, अपडेशन करने का। तो दो मेरे फोर्क बने। एक ऐसा फोर्क था, ये जो आपको डार्क बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये ऐसा फोर्क था जो पुराने प्रोटोकॉल को यूज कर रहा था। इसके लिए देखो इधर लिखा है नॉन अपग्रेडेड नोड्स, दैट इज ओल्ड चेन। वेराज एक ऐसा नया चेन बना, उन्होंने बोला नहीं, हम लोग नए प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। अभी ब्लॉक का साइज 1 MB से ज्यादा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपग्रेडेड नोड्स, दैट इज न्यू चेन। तो इन्होंने अपना एक न्यू चेन बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन कैश। ऑब्वियसली इस केस में ये जो नया चेन बना, नाउ लिसन माय स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, ये जो नया चेन बना वो मेरे पुराने चेन से कॉम्पैटिबल नहीं होता। पुराना चेन वाला प्रोटोकॉल क्या है? ब्लॉक का साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। नए चेन ने क्या बोला? ब्लॉक का साइज 1 MB से ज्यादा रहेगा। तो कहने से अभी ये जो चेन आगे बढ़ा, नया चेन बना, वो पुराने चेन से कॉम्पैटिबल नहीं होता। आई रिपीट, दैट इज द डेफिनेशन। इफ माई न्यू चेन, मैं जो भी चेंजेस करूंगा अगर वो प्रीवियस ब्लॉक से कॉम्पैटिबल नहीं है, देन दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ हार्ड फोर्क। रैपिड फायर में क्वेश्चन आएगा, आपको मुझे आंसर देना है। फॉर यू आई अगेन वांट टू रिपीट, वॉट एवर चेंजेस आई मेड, if it is not compatible to the previous blocks, then it is called as a hard fork. And yes, बहुत सारे ब्लॉकचेन में ऐसे हार्ड फोर्क आते हैं। कुछ ब्लॉक्स जो है या कुछ नोड्स जो है वो पुराने टेक्निक से चलना चाहते हैं, कुछ नोड्स जो है वो अपडेशन यूज करना चाहते हैं। तो फोर्क आता है, ब्लॉकचेन में डाइवर्जन आते हैं, तो एक नया चेन बनेगा, पुराना वाला चेन कंटिन्यू होता रहेगा। उस केस में ये जो नया चेन बनता है ना, जैसे इधर बिटकॉइन कैश इज माय न्यू चेन, राइट ना, उसका कंसेप्ट या उसका जो ऑपरेशन है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से नए से चालू होता है। प्लस प्रीवियस ब्लॉक में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसके अंदर हम लोग स्टोर भी करते हैं, मतलब जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड इसके पास रहे, प्लस इस ब्लॉक से नए ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगे। मे बी आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक से एक नया क्रिप्टो करेंसी भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन ने किया। पहले वाले को बिटकॉइन बोलते हैं, इसको बिटकॉइन कैश बोलते हैं। तो आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप फोर्क करके मेरे पर्टिकुलर बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज हार्ड फोर्क। हार्ड फोर्क में ना सारे फोर्क पैरेलली चलते रहते हैं एंड एक फोर्क दूसरे फोर्क से कॉम्पैटिबल नहीं होता। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हार्ड फोर्क। अभी अगर आपने मेरे सारे डिस्कशन ध्यान से सुना है और अगर आपको समझा है, तो मुझे लगता है आपको सेकंड वाले का डेफिनेशन खुद ब खुद पता चल गया रहेगा। द सेकंड टाइप ऑफ फोर्किंग इज कॉल्ड एज सॉफ्ट फोर्क। फ्रेंड्स, सॉफ्ट फोर्क का डेफिनेशन क्या है पता है क्या? मैं जो भी चेंजेस करूंगा या मैं जो भी अपडेशन करूंगा वो पुराने वाले ब्लॉक से कॉम्पैटिबल होंगे। यस, वॉट एवर अपडेशन आई विल डू, it will be compatible with the previous block. अभी इधर सॉफ्ट फोर्क में क्या होता है वो भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल देते हैं। सपोज ये दो ब्लॉक्स है मेरे, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ये अपना नॉर्मल फ्लो फॉलो कर रहे थे। सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेटवर्क ने सोचा कि नहीं, अभी हमें अपडेशन करना है, अभी हमें फोर्क करना है। लेट्स से सपोज उन्होंने अपडेशन में ये सोचा, मुझे सॉफ्ट फोर्क का एग्जाम्पल देना है ना, अभी सॉफ्टवेयर का कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल तो मेरे पास नहीं है, हम लोग बाद में गूगल में सर्च करेंगे चाहिए तो। लेकिन फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का कोई ऐसा मुझे एग्जांपल दोगे तो ठीक है, चलेगा, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। सपोज उन्होंने अपडेशन ये डिसाइड किया कि अभी जो नए ब्लॉक बनेंगे, पुराने वाले ब्लॉक सपोज से सारे 1 MB के थे, उन्होंने अपडेशन ये डिसाइड किया कि जो नए ब्लॉक बनेंगे उनका मैक्सिमम साइज रहेगा 500 KB। आपने सुना मैंने क्या बोला? द अपडेशन इज लाइक दिस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। द अपडेशन इज लाइक दिस कि जो मेरे नए ब्लॉक बनेंगे हर ब्लॉक का साइज रहेगा मैक्सिमम 500 KB। अगेन ब्लॉकचेन है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, लोगों के ख्याल अलग अलग होते हैं। कुछ ब्लॉक बोलेंगे ना, मुझे नहीं करना चेंज, मैं 1 MB साइज रखूंगा। कुछ ब्लॉक बोलेंगे ठीक है,
कर देते हैं चेंज। तो फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइट वाले ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 3, इसने बोला नहीं मुझे चेंज नहीं करना है। whereas ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 4, उसने बोला नहीं मैं चेंज करूंगा। इसने अपना प्रोटोकॉल सेट किया कि नहीं अभी ब्लॉक का मैक्सिमम साइज रहेगा 500 केबी, और ये जो है इसने अपना प्रोटोकॉल वही रखा कि ब्लॉक का मैक्सिमम साइज रहेगा 1 MB। अभी होगा क्या पता है क्या, जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा 500 केबी वाला, कहने से वो पर्टिकुलर ब्लॉक इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को, मतलब पुराने प्रोटोकॉल को जो फॉलो कर रहे थे, सपोज मेरे पास 4 नोड्स है A B C D, ये 4 मेरे नोड्स है, 4 मेरे पीयर्स है। सपोज A और B ने बोला नहीं हमें ओल्डर सिस्टम यूज करना है, हमने बोला कि ब्लॉक का साइज 1 MB होना चाहिए। C और D ये जो नोड्स है दे आर अपग्रेडेड नोड्स, इन्होंने बोला नहीं हम लोग नया अपडेशन देंगे, हम लोग ने डिसाइड किया है कि ब्लॉक का साइज रहेगा 500 केबी। अभी कहने से ब्लॉक नंबर 4 जो बनेगा उसका साइज मैक्सिमम 500 केबी रहेगा। अभी ब्लॉक नंबर 4 जो है उसका अप्रूवल कौन कौन दे सकता है, उसका अप्रूवल दे सकता है ए बी, ए और बी भी तो अप्रूवल दे सकते हैं ना, क्योंकि उनका रूल क्या है, ब्लॉक का मैक्सिमम साइज होना चाहिए 1 MB और इसका साइज क्या है 500 केबी। मतलब कहने से उनके रूल्स में भी वो फिट बैठता है, प्लस कहने से वो सी और डी के रूल्स में भी फिट बैठता है। मतलब कहने से ब्लॉक नंबर 4 को ये सारे नोड्स अप्रूवल दे सकते हैं, ब्लॉक नंबर 4 को ये सारे नोड माइन कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं। सेम ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है, सपोज इसका नाम है ब्लॉक नंबर 5, इसको भी ए भी वैलिडेट कर सकता है, बी भी वैलिडेट कर सकता है, सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है, क्योंकि नया ब्लॉक है वो। इसका साइज भी कहने से 500 केबी रहेगा। अगर साइज 500 केबी है तो कहने से वो ए के रूल बुक में भी बैठता है, बी के रूल बुक में भी बैठता है, सी में भी बैठता है, डी में भी बैठता है। आपको समझा मैंने क्या बोला? वही फ्रेंड्स ब्लॉक नंबर 3 जिसका साइज कहने से रहेगा 1 MB, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को सिर्फ 2 ब्लॉक वैलिडेट कर सकते हैं, ए और बी, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ ए और बी के रूल बुक में बैठता है, सी और डी के रूल बुक में नहीं बैठता, क्योंकि सी और बी डी का प्रोटोकॉल क्या है, ब्लॉक का मैक्सिमम साइज 500 केबी होना चाहिए। सेम अगर इधर कोई और बना तो कहने से वो भी सिर्फ ए और बी वैलिडेट कर सकता है। तो ऐसा देखा गया है सॉफ्ट फोर्क में, इवेंचुअली जो अपडेटेड ब्लॉक्स है ना वो चेन जल्दी 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 आगे बढ़ता है, क्योंकि उनके वैलिडेटर्स, उनके माइनर ज्यादा होते हैं। वेरा जो नॉन अपडेटेड ब्लॉक्स है, नॉन अपडेटेड ब्लॉक मतलब समझा ना, ये काफी धीमे धीमे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके वैलिडेटर, उनके माइनर्स कम होते हैं। एंड नॉर्मली ब्लॉकचेन का एक बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, हम लोग हमेशा याद रखना, हाँ हम लोग हमेशा, मैं इधर लिखता हूं चाहिए तो, लॉन्गेस्ट चेन, हम लोग हमेशा लॉन्गेस्ट चेन फॉलो करते हैं। मतलब जो चेन बड़ा रहेगा नॉर्मली वही फॉलो किया जाता है। इस केस में कहना है से ये जो अपडेटेड है वो ऑटोमेटिकली लॉन्गेस्ट बनेगा, क्योंकि उसके वैलिडेटर ज्यादा रहेंगे, उसके माइनर ज्यादा रहेंगे। तो एक समय आएगा कि जो मेरा नॉन अपग्रेडेड चेन है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, क्योंकि सारे ऑटोमेटिकली इवेंचुअली नया अपडेशन करेंगे एंड सारे वो अपडेटेड चेन को ही फॉलो करेंगे। इसके लिए देखो ना, ये डायग्राम में भी, ये इमेज में भी आप देख रहे हो, जो ओल्डर चेन है वो एक पॉइंट के बाद आके रुक गया एंड न्यूअर चेन ने बाद में पूरे ब्लॉकचेन को कंटिन्यू किया। आई होप मैं जो आपको पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, जो आपको पहुंचाना चाहता हूँ, वो मैंने आपको कन्वे कर दिया। तो कहने का मतलब यही है, अगर मैं जो भी चेंज करूंगा वो मेरे प्रीवियस ब्लॉक से कॉम्पैटिबल होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट फोर्क। सॉफ्ट फोर्क काफी फ्रिक्वेंटली अकर होते रहते हैं मेरे ब्लॉकचेन के अंदर, जब जब कोई भी अपडेशन आता है। हार्ड फोर्क मेनी ऑफ टाइम्स वंस इन अ ब्लू मून आता है, जैसे बिटकॉइन के अंदर वैसे तो 2-3 बार आके गया हार्ड फोर्क, लेकिन ऐसा कंसिडरेबल हार्ड फोर्क बोलूं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 2017 में आके गया, जो ब्लॉक के साइज के ऊपर बेसिस था। जो जिन्होंने उस ब्लॉक का साइज सेम फॉलो किया उसको हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन, एंड जिन्होंने ब्लॉक का साइज बढ़ा दिया उसको हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन कैश। तो दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्किंग।
फोर्किंग जैसे आपको ऑलरेडी पता है, जिसको यूजर करके मैं मेरे पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी अपडेशन कर सकता हूँ, नए प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऐड कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज फोर्किंग। तो यार मेरे आज के सेशन में मुझे इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाना था। आज के सेशन की बात करूं तो आज हमने देखा स्टार्टिंग में व्हाट आर डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिदम। प्रूफ ऑफ वर्क आई गेस मेरे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता था। प्रूफ ऑफ स्टेक हमने आज देखा, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, कौन से दो रूल्स होते हैं वो आपने देखा, प्लस हमने दोनों का डिफरेंस भी देखा। एंड ये ब्लॉकचेन के अंदर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है